तो हेलो बच्चा लोग, कैसा हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये सब तो सब लोग बोलते हैं, तो मैंने भी आपको चिपका दिया। चलो अब अपन आते हैं काम की बात पे। तो काम की बात क्या है, हम क्या कर रहे थे, वेव्स का क्विक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें मैं लेक्चर 1 बना चुका हूँ। आज मैं लेक्चर 2 लेके आया हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था ये कि आज हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स गिव्स राइज टू 3 फेनोमेना, जो कि कौन कौन से हैं, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और बीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन तीनों को आज पढ़ेंगे। लेकिन आज हम करेंगे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो सब अपन देखेंगे। और देखेंगे साथ ही साथ इंटरफेरेंस क्या क्या होता है। तो इंटरफेरेंस में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन इंटरफेरेंस पे अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आपको लाइट में पढ़ाया है वो इंटरफेरेंस। तो जैसा लाइट का इंटरफेरेंस होता है वैसे ही हमारे साउंड वेव्स का भी होता है। ठीक है, तो वो सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा थोड़ा सा रिवीजन। चलो तो अब काम की बात पे आते हैं। अपन देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है कि हम दो या दो से ज्यादा दो वेव्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है। जब हम दो वेव को मिलाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है, हमारा इंटरफेरेंस भी हो सकता है, हमारी बीट फॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कब क्या होगा वो सब अपन अभी देखेंगे। किसके लिए क्या कंडीशन, मतलब वेव के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि इंटरफेरेंस हो जाए, दो वेव के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि बीट फॉर्मेशन हो जाए, दो वेव के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो वही सब अपन देखते हैं। तो अपन देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है। तो ये क्या कहता है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। मान चलिए मीडियम है, मीडियम में एक पार्टिकल है, यहाँ पे हमारी दो वेव आई, एक वेव ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया y1 इस पार्टिकल को, दूसरी वेव ने जो इसको डिस्प्लेसमेंट दिया वो दिया y2। तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों का वेक्टर सम। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट जो कि किसने दिए थे, उसको इन दोनों वेव ने दिए थे। तो दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द वेव टू द पार्टिकल इंडिविजुअली। मतलब इसने कितना दिया इंडिविजुअल, अपन इसका देखेंगे, इसने कितना दिया, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें इस पार्टिकल का क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम दो वेव को सुपर इम्पोज कराते हैं तो तीन फेनोमेना हो सकते हैं, तीन चीजें हमें मिल सकती है, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और बीट। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो समझ गए हैं कि जब हम दो वेव को सुपर इम्पोज कराएंगे तो क्या क्या हो सकता है। अब कब क्या होता है पहले हमें कंडीशन जाननी है ना। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरफेरेंस, एक एक करके पढ़ते हैं ना। तो इंटरफेरेंस कब होता है, जब हमारे पास दो वेव हो, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, तो स्पीड भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। अच्छा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए वेव्स का कि नहीं, हो भी सकता है, अगर होगा तो अच्छा इंटरफेरेंस होगा। अगर मुझे अच्छे से इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, और अगर हो तो कांस्टेंट हो। ठीक है, ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते थे, कोहेरेंट सोर्स बोलते थे, हमें पढ़ चुके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, तो यहां मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन सुपरइम्पोज दे गिव राइज टू इंटरफेरेंस। तो क्या मिलता है हमें वहां पे, इंटरफेरेंस मिलता है। अब इंटरफेरेंस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, देखो क्या होता है, एक वेव है, यहां मान लो ये कोई पॉइंट है, तुम हो यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गए है ना, एक वेव यहां से आई, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होती है। और यहाँ पे अपन याद रखेंगे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है, मतलब एक पॉइंट चेंज होता है ना तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेंज होती है। अब ऐसा बोला जाता है कि जहां पे जिस पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, हम बोलेंगे कि वहां पे कैसा इंटरफेरेंस हुआ, दोनों वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और जहां पे हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, हम बोलते हैं वहां पे कैसा इंटरफेरेंस हुआ, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपको समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी जहां जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम होगी उन पॉइंट्स पर हम बोलेंगे कि दोनों वेव के सुपर इंपोज होने पर उस पॉइंट पर कैसा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें मेनली इसमें पढ़ना क्या है, हमें कंडीशंस पढ़नी है कि दो वेव के बीच में
उस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए जिससे कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए जिससे कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई कि भैया ये x1 चल के आई ये वेव और ये x2 चल के आई, तो बताओ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना चाहिए, बताओ x2 इन दोनों के पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए। जैसे x2 मान चलो ज्यादा है और x1 कम है, तो x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए जिससे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। ये x2 माइनस x1 क्या है, पाथ डिफरेंस, क्योंकि x2 चली x1 चली, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, x2 माइनस x1। और हमेशा ये पाथ डिफरेंस आपका कैसे निकाला जाता है, हमेशा यहाँ पे आपको ज्योमेट्री लगानी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स लगानी होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, बाइनोमियल थ्योरम लगानी होती है, बहुत सारी कंडीशंस है। ये सब मैंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसका लेक्चर देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको काम की चीजें बताने वाला हूँ। हाँ, अपन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव को बहुत डीप में पढ़ेंगे, और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को आप ये मतलब अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और लास्ट में जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं 5 से 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिनके नीट में आने के सबसे ज्यादा चांस है, और उसका आपके जितने भी डाउट्स है वो भी आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं कैमरा देख लेता हूँ, वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार चोट हो जाती है, मैं यहाँ पढ़ाते रहता हूँ और कैमरा या तो ऑन नहीं हुआ रहता है या तो पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है टेक्निकल एरर जिसके कारण वो चलता नहीं है। जो भी है अभी तो चल रहा है, मैंने देख लिया, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए कंडीशन, पार्ट डिफरेंस पे कंडीशन क्या होगी और फेस डिफरेंस पे कंडीशन क्या होगी। और पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस हम रिलेशन जानते हैं, मैं इसमें देखो ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार बोलूंगा, स्टैंडिंग वेव में हर चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो सॉरी यहाँ पे वेव्स हो गया, जो भी है, साउंड वेव है तो साउंड वेव, और अगर लाइट वेव है तो लाइट वेव की वेवलेंथ, ठीक है। चलो, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, और यहाँ पे n क्या हो सकता है, 0 1 2 3, यानी पार्ट डिफरेंस जब 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, तो हम बोलेंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट मींस वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम है, ठीक है। चलो, और फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो हमें पता है क्या होता है पार्ट डिफरेंस, या अपन ऐसा बोल सकते हैं फेस डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस होता है ना। तो पहले यहाँ पे आप 0 रखो तो फेस डिफरेंस 0 आ जाएगा, फिर लैम्डा रखो तो 2 पाई आ जाएगा, फिर 2 लैम्डा रखो तो 4 पाई आ जाएगा, ऐसे करके क्या आते जाएगा, देखो 0 2 पाई 4 पाई, या यू कैन राइट 2n पाई। ये क्या हो गया हमारा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में होता है, फेस डिफरेंस पाई के टर्म्स में होता है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए, और किसी भी पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है और हमें वहां पे फेस डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस कुछ भी दिया हो, फेस डिफरेंस दिया है तो पार्ट डिफरेंस दिया है, पार्ट डिफरेंस दिया तो फेस डिफरेंस दिया है, हम ये चीज जानते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। कैसे आया है, देखो इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है, मतलब cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए। +1 कब होगा, जब इसको आप 0 या ये मल्टीपल रखोगे, 0 रखो, 2 पाई रखो, 4 पाई रखो, तो आपको वही मिलेगा बार बार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे cos स्क्वायर डेल्टा फाई आता है, अरे मैं कैसे भूल गया, नहीं cos आता है, सॉरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मान चलो दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, I1 I2 सेम है, तो अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी I max कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4i आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो दिया होता है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछता है, ये सब चीजें हैं यार जो कि मैंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी काम की चीजें वो आपको बताते जा रहा हूँ। हम ये भी जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था ना, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू वी, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे वो सब चीजें सेम है, इसलिए आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी हमारी उस पॉइंट पर मैक्सिमम है, ठीक है। चलो अब आते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
ठीक है। तो वो आई कैसे कंडीशन, वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने निकाली और वहां पे फिर डेल्टा फाई पे कंडीशन पुट करते गए कि अगर मैक्सिमम होना है तो डेल्टा फाई पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम होना है इंटेंसिटी को तो डेल्टा फाई पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका ऑड मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे n आपका 0 से स्टार्ट होगा। देखो याद रखेंगे, अगर आपने यहाँ माइनस लिखा है तो n को 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे प्लस लिखा है तो n को 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम प्लस लिखेंगे क्योंकि अपन n 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब क्या लैम्डा बाई 2 सॉरी, तो लैम्डा बाई 2 फिर क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2 फिर क्या होगा 5 लैम्डा बाई 2। आप 1 रखोगे तो आपको 3 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, आप 2 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा। तो जब भी पार्ट डिफरेंस दो वेव्स के बीच में ऐसा होगा तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर हमें क्या कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और पार्ट डिफरेंस पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 इंटू पाई, मतलब पाई वो 0 रखो तो पाई, 3 पाई 5 पाई, मतलब क्या बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। वहां पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, यहाँ पे क्या है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, समझ में आ रही बात को। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस की कहानी हो गई। और यहाँ पे जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी वो आपको पता है, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ कि i1/i2 का रेशियो दिया है तो i max by i minimum का क्या होगा। अगर आपको वो सब देखना है तो आप बढ़िया से जाइए और मेरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे जो मैंने लेक्चर बनाया उसको देखिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। वहां पे तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको कराया है कि पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, कब क्या एजम्पशन लेना है, कब नहीं लेना है, वो सब चीजें मैंने वहां पे बताई हुई। तो ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलो तो ये कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कंडीशन याद रखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए और फेज डिफरेंस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस अगर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, क्लियर है। और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस हमारा होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वो सॉरी लैम्डा बाई 2, है ना। और अगर हम उसकी बात करें, किसकी बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस में क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस में होना चाहिए मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इतना चीज क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब इसमें सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो दो साउंड सोर्स हैं, एक S1 एक S2, जल्दी से देख लो। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये डिस्टेंस उन्होंने दे दिया भैया 5 मीटर है, सॉरी 5 नहीं, इसको ले लो आप 4 मीटर, और ये डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 3 मीटर है ना। और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सोर्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो उन्होंने पूछा बताओ ऐसे मान लो आप कि न्यू पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि वहां पे ऑब्जर्वर को मिनिमम सिग्नल मिले। मिनिमम सिग्नल मिलने का मतलब है इंटेंसिटी मिनिमम मिले। तो इंटेंसिटी मिनिमम मिलने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस किसी की भी बात कर लो, लेकिन जब ऐसा सवाल दिया हो तो हमेशा पार्ट डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि हम पार्ट डिफरेंस ही निकाल पाएंगे ऐसे में। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा, तो पहले मुझे बता पार्ट डिफरेंस आएगा क्या, ये सोर्स कितना चलेगा यहाँ पे x1 और ये सोर्स कितना चला x2, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे x1 माइनस x2। समझ रहे हो बात को, x1 कितना होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो 4 है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 3, तो पार्ट डिफरेंस आएगा 2 मीटर का। अब पार्ट डिफरेंस पे क्या कंडीशन थी, पार्ट डिफरेंस पे कंडीशन ये थी कि पार्ट डिफरेंस जो है हमारा, हमने मिनिमम सिग्नल यानी कौन सा इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, बार बार वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए, दोनों सोर्स जब वहां पहुंचेंगे तो बार बार कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए क्योंकि उसको मिनिमम सिग्नल सुनना है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होने चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2n+1 λ/2 यही पढ़ा था, जहां पे n 0 से स्टार्ट होगा, इस चीज को याद रखेंगे। तो आप लिखेंगे 2n1 × λ/2, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा जो भी आएगा। लेकिन हमने तो पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए जिससे कि उसको बार बार यहाँ पे मिनिमम, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है, इन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है जिससे कि उसको यहाँ पे मिनिमम सिग्नल सुनाई दे। तो फ्रीक्वेंसी अब हम जानते हैं किसी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ उसकी स्पीड होती है, तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दी रहेगी, आपने लैम्डा पे कंडीशन निकाल ली तो आपको न्यू की कंडीशन पता चल जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन पता चल जाएगी। इतना क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव के बारे में, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टैंडिंग वेव बनती कैसी है, दो वेव्स के सुपरपोजिशन
कंडीशन से बनती है, लेकिन उन दो वेव्स पे क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि स्टैंडिंग वेव मिले। यहाँ पे तो कंडीशन समझ में आ गई कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन, हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस, मतलब ये दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, सब चीजें अपन जानते हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन भी हमने देख ली, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी देख ली, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी कंडीशन देख ली, सब अपन निकल ली। अच्छा, एक और सवाल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, मान के चलो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सुनना अच्छे से है ना, और ये ऐसा सर्कुलर है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, ऐसे ये हो गया है ना। तो अब यहाँ पे दो साउंड जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं दो साउंड, देखो जब आप यहाँ से साउंड भेजेंगे तो एक तो सीधा सीधा साउंड निकल जाएगा, और ये कैसे जाएगा, ऐसे होते हुए साउंड जाएगा। तो उन्होंने बोला कि रेडियस पूछ सकते हैं, देखो अब आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, अननोन कुछ भी हो सकता है, गिवन हो सकता है, एक ही अननोन होगा, गिवन रहेगा बाकी सब चीजें, ठीक है, जो भी। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे ऑब्जर्वर को मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दे, तो बताओ आर पे कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे इन दोनों वेव की जो पार्ट डिफरेंस निकाल लेना, और अगर मिनिमम यहाँ पे सुनना है, जैसे मैंने बोला मिनिमम इंटेंसिटी, तो हमें पता है पार्ट डिफरेंस को हमें कितना रख देना है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहां पे n 0 से स्टार्ट होगा, और अगर आप लिख रहे हैं 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे n को आपको 1 से स्टार्ट करना होगा, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पार्ट डिफरेंस आएगा कितना, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दोनों वेव सेम चलेंगी, और यहाँ से यहाँ तक भी दोनों वेव सेम चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वाली वेव कितना चलेगा, 2r चलेगा, डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर ट्रैक के बराबर होगा, समझ रहे हो बात को। और ये वाली वेव कितनी चलेगी, πr चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी भाई, ये πr है ना, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो ये πr चलेगी, 2r चलेगी, तो कौन बड़ा है, πr की 2r, ऑब्वियस बात है, πr ये 3.14r है, और ये कितना है हमारा 2r, तो ये छोटा है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, πr - 2r, इसको आप कितना रख देंगे, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। अब आपको जो भी पूछा जाए वो कंडीशन आपसे पूछ सकते हो, या फिर मिनिमम पूछे तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के बराबर रख देना, है ना। तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जनरल ज्योमेट्री आनी चाहिए, आपको पार्ट डिफरेंस निकालता नहीं, और आपको सिर्फ सिंपल कंडीशन याद रखने, तो ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैंडिंग वेव पे आते हैं। चलो भाई, स्टैंडिंग वेव, चलो तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी कर चुकी है कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है या स्टेशनरी वेव क्या होती है। इसको स्टेशनरी वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, ठीक है, और सभी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, सब कंडीशन में अभी फिर से बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, तो सबसे पहले बनती कब है ये देख लेते हैं। तो जब दो वेव आइडेंटिकल वेव, यहाँ पे याद रखना मैं आइडेंटिकल वेव की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिकल वेव मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, उनकी वेवलेंथ सेम और उनकी स्पीड सेम। तो आइडेंटिकल वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है और वो सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे पर, तो हमें यहाँ पे एक नई टाइप की वेव मिलती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और स्टैंडिंग वेव बढ़ने के कारण हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनाई देता है। यही रीजन है कहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनती है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऑर्गन पाइप्स हो गए। ऑर्गन पाइप्स कुछ नहीं होते, आप बांसुरी जो है वो एक ऑर्गन पाइप, आप ऐसा समझ लो। ऑर्गन पाइप्स हो गए, आपने गिटार तो बजाया ही होगा, बिल्कुल बजाया होगा। तो गिटार में जब आप ऐसे ऐसे वो प्लग्ड करते हो तार को, तो वहां पे आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। तो वो सब हमें साउंड क्यों सुनाई देता है, क्योंकि वहां पे स्टैंडिंग वेव बनती है। अब स्टैंडिंग वेव के लिए मैंने क्या बोला, हमें दो आइडेंटिकल वेव चाहिए विच आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब वो सुपर इम्पोज करती है तो एक नई टाइप की वेव मिलती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब कंडीशन ये आती है कि सर दो सेम टाइप के वेव हम लाएंगे कैसे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है ऐसी वेव को प्रोड्यूस करने का, वो है थ्रू रिफ्लेक्शन। हम वेव्स का रिफ्लेक्शन कराते हैं, और रिफ्लेक्शन कराना है तो हमें रीजन को बाउंडेड रखना होगा। दैट मीन्स अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे मान के चलो, ऐसे आप क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे प्लग करेंगे तो एक वेव बनेगी, वेव यहाँ से जाके यहाँ टकराएगी। आपको पता है कि जब वेव रिजिड एंड से टकराती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है, और जब फ्री एंड से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है। इस चीज को याद रखिए। मतलब अगर क्रस्ट जाएगा टकराने तो यहाँ पे एक और वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी जिसको अपन रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे। और ये वाली वेव जो हमारी इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है वो आइडेंटिकल होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इस वजह से यहाँ पे जो एक नई टाइप की वेव मिलेगी उनके सुपर इम्पोज होने की वजह से उसको हम स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। स्टैंडिंग वेव ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 2 लूप बनाए, आप 3 लूप बना सकते हो, 4 लूप बना सकते हो, 5 लूप बना सकते हो। तो स्टैंडिंग वेव आपको एक लिमिटेड रीजन में ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहली चीज। और 2 आइडेंटिकल वेव आप एक ही मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन। और मैंने आपको बताया कि जब वेव्स कटते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, जब वेव का फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा होगा तो वो नेगेटिव एक्स में जाने लग जाएगा। और मैंने फिक्स एंड से जब हमारी वेव टकराती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखो स्टैंडिंग वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय नोड्स एंड एंटी नोड्स। मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो होते हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो नोड्स और एंटी नोड्स कहलाते क्या है, तो देखो यहाँ पे जो ए पॉइंट है ये हमारा नोड कहलाता है, और ये वाला जो पॉइंट है वो एंटी नोड कहलाता है। ये वाला पॉइंट भी एंटी नोड कहलाएगा, ये वाला पॉइंट नोड कहलाएगा, ये वाला पॉइंट नोड कहलाएगा। तो नोड और एंटी नोड्स क्या होते हैं पहले अपन वो देख लेते हैं। तो नोड्स आर दोस पॉइंट वेयर द पार्टिकल हैव, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम, जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी मिनिमम होती है, लेकिन 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 स्ट्रेन यहाँ पे मैक्सिमम होती है। याद रखना, स्ट्रेन यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ये आपको रटना है। स्ट्रेन यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्विक रिवीजन, अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस नहीं करा सकता इसका, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ वो याद रखते जाओ आप तो, ठीक है। और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना। और यहाँ पे स्ट्रेन क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। स्ट्रेन क्या होती है यहाँ पे, मिनिमम होती है। वेलोसिटी और स्ट्रेन प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब स्ट्रेन अगर मिनिमम है तो यहाँ पे प्रेशर का जो चेंज होगा एंटी नोड्स पर वो भी मिनिमम होगा। तो स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर चेंज, है आप याद रखिए। दिस इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना, उसमें हम 2 टाइप के वेव इक्वेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन होता है और एक प्रेशर वेव इक्वेशन होता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज ओनली रिलेटेड विद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि ऑर्गन पाइप में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अपन देखते हैं। मैंने ये बताया यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, याद रखिए हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी पार्टिकल एक लूप में होते हैं उन सबका फेज सेम होता है, और अपोजिट लूप वाले के सभी पार्टिकल का फेज सेम होता है। लेकिन इस लूप और इस लूप के पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस आता है पाई का। कितने का आता है फेज डिफरेंस, पाई का। इसके मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं स्टैंडिंग वेव की, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड अलग होने के कारण इनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी भी है हर एक पार्टिकल की वो अलग अलग होती है। हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है लेकिन उनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे सभी पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम होता है, यहाँ पे सभी पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजिशन में वो भी सबकी अलग अलग होती है यहाँ पे। और याद रखेंगे वेव वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रही एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, इसलिए यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि वेव वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की, ठीक है। और पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स फिक्स होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे एंटी नोड बना तो ये हमेशा एंटी नोड ही रहेगा, ये नोड में कन्वर्ट नहीं होगा, एक पोजीशन फिक्स होती है। और काम की चीज सुनो, नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस λ/2 होता है। नोड मतलब दो सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। और नोड एंड द एडजॉइनिंग एंटी नोड, मतलब उसके बाद आने वाला एंटी नोड, उनके बीच में फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, सॉरी अगर मैंने फेज डिफरेंस बोल दिया तो आई एम वेरी सॉरी, वहां पे अपन को पार्ट डिफरेंस की बात करनी है। अरे पार्ट डिफरेंस की नहीं, डिस्टेंस की बात करनी है ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा λ/4 होता है। नोड एंड द एडजॉइनिंग एंटी नोड, एंटी नोड एंड द एडजॉइनिंग नोड, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। और नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस हमारा λ/2 होता है। ये अभी बहुत काम की चीज है हमारे लिए, क्योंकि जब हम वाइब्रेशंस मतलब अपन पढ़ेंगे अभी मोड ऑफ वाइब्रेशंस, तो वहां पे इस चीज का यूज करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो रही, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी स्टैंडिंग वेव की। चलिए अब अपन देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, मतलब स्टैंडिंग वेव का को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका इक्वेशन होता है 2a sin kx cos ओमेगा t, या फिर 2a sin ओमेगा t cos kx, ऐसे। तो साइन और कॉस के टर्म्स में होता है पहली चीज। और
एक में x होता है, एक में t होता है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ t, यहाँ साइन के साथ kx है, यहाँ पे cos के साथ kx है। तो इन टाइप के, अच्छा यहाँ पे जो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो, x अलग अलग होने पर हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। x अलग अलग है तो एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि नोट्स वो पोजीशंस होती हैं जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड जीरो होता है, तो वो यहीं से निकाला जाता है कि नोट और एंटी नोट कहाँ पे बनेंगे, वो सब यहीं से निकाला गया। फिर बाद में बताया गया कि नोट ए पॉइंट्स होते हैं, एंटी नोट्स ए पॉइंट होते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस इतना होता है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस होते हैं। अच्छा ऐसा आपको अगर लिखा है कहीं पे साइन और कॉस का टर्म से, एक टी है एक एक्स है, मतलब एक का अपने अंदर जो एंगल है उसमें एक में x है एक में t है, ठीक है। साइन में भी x हो सकता है, कॉस में भी x हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक में x होना चाहिए एक में t होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को एक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट, एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव निकाल सकते हैं। मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव बताया था, क्या होती है? W/K, मतलब ओमेगा अपॉन के। ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं v, ठीक है। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, तो स्ट्रेस स्ट्रिंग की जब हम बात करेंगे वहां पे भी स्टैंडिंग वेव बनती है, फिक्स एट बोथ द एंड। तो वहां पे अपन √T/μ लिखेंगे इसको, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ वेव और स्ट्रेस स्ट्रिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था ना √T/μ। वो सब अपन धीरे धीरे बातें अभी करेंगे, आपको सब चीजें। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? चलो स्पीड ऑफ वेव आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। अब स्टैंडिंग वेव के टाइप्स देखते हैं। तो स्टैंडिंग वेव दो टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो आपको बस याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव कहां बनती है और ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव कहां बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव आपकी ऑर्गन पाइप्स में बनती है। कहां बनती है? ऑर्गन पाइप्स में बनती है, ठीक है। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और जब वो ओपन एंड पे जाते हैं तो वहां पे उसका रिफ्लेक्शन होता है, क्लोज एंड पे जाते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण फिर उन दोनों का सुपर इंपोज करते हैं दोनों वेव, जिसके कारण हमें स्टैंडिंग वेव मिलती है। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मिलती है, ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल मिलती है। और स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड, हमें हमेशा स्ट्रेस स्ट्रिंग में एक ही केस पढ़ना है, विच इज फिक्स एट बोथ द एंड, ठीक है। इसमें अपन सोनोमीटर ले सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो, सोनोमीटर, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो रेजोनेंस ट्यूब। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप कुछ नहीं, आपकी बांसुरी, मैंने आपको पहले बताया बांसुरी जो है वो एक ऑर्गन पाइप ही तो है। ऑर्गन पाइप मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एनी साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड, उसी को अपन ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। अब ऑर्गन पाइप हम देखेंगे दो टाइप का होता है, और ऑर्गन पाइप में कैसी वेव्स बनती हैं, और दिस इज ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम, यहाँ पे ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द वायर के वाइब्रेशंस के कारण यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग वेव बनती है स्ट्रेस स्ट्रिंग में। स्ट्रेस स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन, और इसमें अपन ने फिक्स कर दिया उसके दोनों एंड को। तो यहीं पे हमें पढ़ना है, तो मोड ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ना है, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है, ठीक है। अच्छा ऑर्गन पाइप आपको समझ में आ गया। ऑर्गन पाइप में दो टाइप के ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप, एक होगा क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ये होता है जिसके दोनों एंड खुले हुए होते हैं, और क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब होता है जिसका एक एंड खुला हुआ होता है। दोनों एंड को बंद मत कर देना, तो फिर स्टैंडिंग वेव उसमें बनेंगी ही नहीं। समझ में आ गया? रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, ये सब भी अपन धीरे धीरे बातें करेंगे। कुछ छूट तो नहीं गया? पहले मैं ये देख लूं, नहीं अभी तक तो कुछ भी छूटा है। चलिए तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों कैमरा बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ऑर्गन पाइप के बारे में बता रहा था। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है? एनी साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब एंड यूनिफॉर्म डायमीटर, मतलब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका डायमीटर क्या है, यूनिफॉर्म है, और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्गन पाइप बोलेंगे, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑर्गन पाइप। मैंने आपको बताया ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप होता है और एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है। तो हम पहले क्लोज ऑर्गन पाइप में देख लेते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो
तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं जिसकी वजह से हमन को साउंड सुनाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। यहाँ पे कुछ चीजें मुझे आपको बतानी होगी, पहले अपन वो देख लेते हैं फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ शब्द यूज होंगे जैसे कि हमारा होगा हार्मोनिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे मिनिमम होती है, या आप ऐसा बोलो कि कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम जो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो उसकी क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हमारे आते हैं हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी x है तो 2x 3x x की जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो उसके हार्मोनिक्स कहलाएंगे, ठीक है, 4x 5x वो सब उसके हार्मोनिक्स कहलाएंगे। फिर होता है ओवरटोन। तो ओवरटोन क्या होते हैं, हार्मोनिक्स अदर देन द फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। मतलब अगर हम इस x को छोड़ दें तो अब जो नेक्स्ट अपन को मिला, जो अपन को नेक्स्ट हार्मोनिक मिल रहा है ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोनिक मिलेगा वो हमारा नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट ओवरटोन हो गया तो सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ओवरटोन एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं उसमें, वही उन्हीं को हम काउंट करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे सभी हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। मतलब एक कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी x है तो दूसरा जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो 3x मिलेगा, मतलब हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। लेकिन जो ओवरटोन होते हैं वो एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं उसमें, क्योंकि अपन इस फिर वहां पे 2x को अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन सीधा इसको फर्स्ट ओवरटोन मिलेंगे बोलेंगे, फिर 5x वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आएगा, अपन पहले देख लेते हैं ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में अपन मोड ऑफ वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे। एयर कॉलम की वजह से यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग वेव बनती है, सॉरी एयर कॉलम में क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस होता है जिसके कारण यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनती है। अब आपको कैसे बनाना है मैं इसमें बनाना सिखाऊंगा, फिर बाद में आपको रटाऊंगा कि nth मोड की फ्रीक्वेंसी और मतलब ओवरटोन की, किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तीन चीजों के लिए याद होने चाहिए, ध्यान रखना, एक ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। तो इन तीन चीजों के हमें फॉर्मूले रटने भी मैं रटाऊंगा आपको, है ना। चलो यहाँ पे याद कर रखेंगे कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, प्रेशर का एंटी नोड बनता है, प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है, और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता है, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यूनिफॉर्म डायमीटर है इसका, ए इसका क्लोज एंड है, ए इसका ओपन एंड है। तो एक एंड ओपन है इसलिए अपन इसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोलेंगे, ठीक है, क्लोज्ड ना लिख के क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। सीओपी लिखना स्टार्ट कर दूंगा, चलो छोड़ो सब। तो अब देखो ऐसे स्टैंडिंग वेव बनी है, यहाँ पे अपन ने एंटी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट मोड की। तो फर्स्ट मोड में ऐसे ही स्टैंडिंग वेव आपको बनानी है। ये एंटी नोड हो गया, ये हमारा नोड हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है ये भी हमने पढ़ा था, कितना होता है λ/4। इसकी लेंथ ले लो l, तो हमें l बराबर क्या मिल जाएगा, λ/4 मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, λ/v होता है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस ईयर कॉलम, ठीक है। लैम्डा कितना आ जाएगा, ओ तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे λ4l आ जाएगा, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने यार बच्चों, v/λ होता है, कोई दिक्कत नहीं, v/λ, लैम्डा कितना आ जाएगा 4l, तो हम क्या लिखेंगे v/4l। ये जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ l प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक नहीं, आप सीधा इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम सेकंड मोड की बात करें तो सेकंड मोड में क्या होगा, जल्दी से देखो, अभी ओवरटोन नहीं आया अपना, है ना। ओवरटोन तो अभी पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ओवरटोन आने स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे बनेंगे हमारी स्टैंडिंग वेव, जल्दी से बना के दिखाओ। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एंटी नोड बनाना है, यहाँ पे नोड बनाना है। तो कैसे बनेंगे देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये नोड है, ये नोड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2, और यहाँ से यहाँ तक λ/4, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 3λ/4, और ये l के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे l = 3λ/4 हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी v/λ लिखेंगे, v/λ कितना है 4l/3, तो ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज सुनना, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी v/4l। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या कहलाएगा, इसका ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। यहाँ पे अपन को सेकंड हार्मोनिक मिला ही नहीं, मतलब थर्ड हार्मोनिक ना बोल के, हाँ थर्ड हार्मोनिक बोलो, यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक मिला ही नहीं। फिर जब ऐसे आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आपको सीधा फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा, फिर सेवंथ हार्मोनिक मिलेगा। लेकिन ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन की अगर बात करें तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। इसको अपन किसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे,
फर्स्ट ओवरटोन की। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। इतना क्लियर हो रहा है? और या इसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब अगर एक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्स है तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो हमें इससे मिलेगी वो 2x मिलेगी कि 3x मिलेगी, 3x मिलेगी, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। फिर कौन सी मिलेगी? 5x मिलेगी, फिर 7x मिलेगी, फिर 9x मिलेगी। इतना क्लियर हो रहा है ना? अब मैं आपको nth मोड की याद करा रहा हूँ, वो आपके लिए सबसे काम की चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी सेकंड ऐसा बोल सकता है कि अगर कोई क्लोज ऑर्गन पाइप अपने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में है तो ये बताओ उसमें नोट और एंटी नोट कितने बन रहे होंगे, नोट और एंटी नोट कितने होंगे आप काउंट कर सकते हैं वो स्टैंडिंग वेव को बना के, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। nth मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे समझ में आ गया, सिर्फ ऑड वाइब्रेशन ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर μ1 μ2 μ3 फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाले तो 1:3:5 आएगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, फॉर nth मोड। तो यहाँ पे nth मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी होती है। V/4L क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे और ये 2n-1 हमें हमेशा कैसा आएगा? अगर आप n1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो ये हमेशा कैसा आएगा? ऑड आएगा। यानी अपन यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। अच्छा, ये है क्या? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? दिस इज द, ये आपको जरूर याद रखना है, ए और ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2n-1 हार्मोनिक। याद रखेंगे, जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2n-1 हार्मोनिक एंड n-1 ओवरटोन। याद रखेंगे अच्छे से। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, तो आप कैसे निकालेंगे? या थर्ड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा, आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ए कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे थर्ड ओवरटोन की। तो आप इसको याद रखेंगे और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला तरीका ये कि आपको पता है कि पहले क्या होगा? x होगा, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो दूसरा क्या होगा? 3x होगा, फिर 5x होगा, 7x होगा। ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, मतलब थर्ड हार्मोनिक हमारा फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक हमारा सेकंड ओवरटोन कहलाएगा, सेवेंथ हार्मोनिक हमारा थर्ड ओवरटोन कहलाएगा। तो ये कौन से ओवरटोन की बात कर रहा था? थर्ड ओवरटोन की। मतलब कौन सा हार्मोनिक की बात हो रही है यहाँ पे? सेवेंथ हार्मोनिक की। तो ये सेवेंथ हार्मोनिक की हमें फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो 2n- ये कौन सा हार्मोनिक है? 2n-1। तो 2n-1 की वैल्यू को 7 रख देना है। समझो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसा यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे याद करना है। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, मतलब ऐसा हमने देख लिया। लेकिन अगर मान लो कोई 9 ओवरटोन बोलेगा तो फिर आप ऐसे कब तक लिखते जाओगे? कोई आपसे 17 ओवरटोन बोलेगा कि बताओ 17 ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर कोई आपसे बोला कि 17 ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि n-1 ओवरटोन 2n-1 हार्मोनिक होता है। तो अपन को कौन सा ओवरटोन की बात हो रही है? यहाँ पे 17 ओवरटोन की बात हो रही है। मतलब n-1 को आप 17 रख दो, तो n-1 ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा? 2n-1 हार्मोनिक होगा। तो अपन यहाँ से n निकाल लेंगे, फिर अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? 2n-1। तो 2n-1 की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा ये क्या कहलाएगा? वही वाला हमारा हार्मोनिक कहलाएगा। तो यहाँ पे रखो 18 रखेंगे, तो 18 दूनी 36, 36 में से 1 गया तो 35, मतलब 35th हार्मोनिक। याद रखना 35th हार्मोनिक हमारा 17th ओवरटोन होगा। तो अगर 17th ओवरटोन की अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो 2n-1 की जगह आप 35 रख देंगे। समझ रहे हो बात को कैसे करना है? फिफ्थ ओवरटोन आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिफ्थ ओवरटोन n-1 को फिफ्थ रखो, n बराबर 6 आया, n को 6 रख दो यहाँ पे। तो n को जब आप 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, 11वां जो हार्मोनिक होगा वो हमारा फिफ्थ ओवरटोन होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो सवाल ऐसे आएंगे कि इसका फिफ्थ ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है और इसकी लेंथ दे देगा क्लोज ऑर्गन पाइप को, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछेगा। सवाल ऐसे ही आने वाले हैं। तो आपके फॉर्मूले रटे होंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अब आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप पे। तो ओपन ऑर्गन पाइप का मैं आपको सीधा nth मोड के लिए फ्रीक्वेंसी याद करा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं वो किसकी फ्रीक्वेंसी और वो कौन सा ओवरटोन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई साहब? ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन हो। तो अगर फर्स्ट मोड के लिए बनाना हो तो कैसे बनाओगे? मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ऐसे यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड,
एंटीनोड के बीच में, दो कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है, तो λ/2 आ जाएगा, तो L बराबर λ/2 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, फिर वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v/λ, तो v/2L, ये इसका फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा और साथ ही इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहलाएगी। तो आप देखो अगर दोनों की लेंथ सेम है, ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, दोनों की लेंथ अगर सेम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की क्या होगी, v/4L होगी, v/2L होगी, तो इसकी डबल होगी फ्रीक्वेंसी। अगर लेंथ सेम है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप विल बी डबल देन दैट ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें nth मोड के लिए हमको याद करना है, हम तो जानते हैं फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई nth मोड की, अच्छे से याद करें, वो आई nv/2L। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब n1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो यहाँ पे सभी हार्मोनिक्स होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स भी होते हैं, इवन भी होते हैं। मतलब अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी x है तो यहाँ पे x भी सुनाई देगा, तो फिर 2x सुनाई देगा, फिर 3x सुनाई देगा, 4x। ये इसका फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, इसका सेकंड ओवरटोन कहलाएगा, इसका थर्ड ओवरटोन कहलाएगा। तो ये है क्या, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। समझ रहे हो बात को, nth हार्मोनिक, और n बराबर 1 रख दोगे तो फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। और फर्स्ट हार्मोनिक क्या कहलाता है, हमारा फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी फर्स्ट क्या कहलाती है, वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक एंड n-1 ओवर। अब बोले कोई बताओ सेवेंथ हार्मोनिक क्या होगा यहाँ पे, तो आप क्या रखेंगे, n की जगह पे 7 रख देंगे। कोई आपसे बोले सेवेंथ ओवरटोन, तो 7 ओवरटोन की जगह पे आप n की जगह पे 7 नहीं रखेंगे, ये कौन सा ओवरटोन है, n-1, तो n-1 की जगह 7 रखेंगे तो n बराबर 8 आएगा। तो 8 हार्मोनिक जो होगा वो 7th ओवरटोन होगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो भी n-1 ओवरटोन है वो nth हार्मोनिक होगा। समझ लो 6 ओवरटोन, तो n-1 को 6 रख दो, n बराबर 7, तो n बराबर 7, तो वो nth हार्मोनिक होगा, यानी 6 ओवरटोन हमारा 7th हार्मोनिक होगा। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और मैंने आपको ये बता दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखना कि अगर दोनों की लेंथ सेम है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की डबल होगी इन कंपैरिजन टू द क्लोज ऑर्गन पाइप। इतना क्लियर हो गया, ये आपको फॉर्मूले रटने हैं। और एक और फॉर्मूला बताऊंगा nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, जब अपन स्ट्रेस स्ट्रिंग की बात कर रहे होंगे विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना ऐसे भी सवाल आते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप में कि उसमें पानी भर दिया, पानी भरने से क्या होता है, फिर रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, वो उसका एग्जाम्पल है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो यार, मान लो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, समझ रहे बात को। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू है मान लीजिए, तो न्यू बराबर क्या लिखेंगे, न्यू बराबर लिखेंगे v/2L, इतना तो आपको पता ही है। अब क्या बोलता है कि इसमें पानी भर दिया, मान चलो अप टू लेंथ L डैश पानी भर दिया, तो अब आपको क्या याद रखना है कि नाउ दिस विल बिकम अ क्लोज ऑर्गन पाइप। ये क्या बन जाएगा, क्लोज ऑर्गन पाइप बन जाएगा। कितनी लेंथ का क्लोज, अब यहाँ पे तो एयर के वाइब्रेशंस होंगे नहीं क्योंकि पानी भर दिया, एयर के वाइब्रेशंस इतनी लेंथ में होंगे, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, L-L डैश। तो नाउ दिस पाइप विल बिकम अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L-L डैश। अब कोई आपसे पूछे बताओ अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने पानी भर दिया, बताओ उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपन क्लोज ऑर्गन पाइप की क्या पढ़े थे, v/4L, L जहां पे लेंथ होती है, यहाँ पे अपन लिखेंगे v/4। अब लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, L-L डैश। तो अगर आधे में आप पानी भरोगे ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, आप करके देख लो। जब आप आधे में पानी भरोगे, आधी लेंथ पे पानी भरोगे ना, तो यहाँ पे L/2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो v/2L अगेन आ जाएगा, और v/2, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर चेंज नहीं होगी इन दोनों की, अगर आपने आधे में पानी भरा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 75 पोर्शन में आप पानी भर दो, 65 पोर्शन में पानी भर दो, वो सब आप मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज पढ़नी है, फिर रेजोनेंस ट्यूब पढ़ा दूंगा मैं आपको। रेजोनेंस ट्यूब एक हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं इन लैब। आपने शायद 11th में इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको समझा दूं। कुछ नहीं है यार रेजोनेंस ट्यूब इज जस्ट अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ। वहां पे हम लेंथ को वेरी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल, मतलब वाटर के लेवल को कम ज्यादा करके हम उसकी लेंथ को वेरी करा सकते हैं। और पानी का ऊपर नीचे कैसे करोगे, पानी के लेवल को कैसे चेंज करोगे, उसको आप देख लेना लैब में कैसा होता है, वो तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, बाजू में एक बोतल ले लो, एक ट्यूब को करेक्ट कर लो, उस ट्यूब को, बोतल को अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, नीचे लेके जाओगे तो पानी का लेवल आप चेंज देख सकते हो यार, पानी का लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप चेंज कर सकते हो किसी पाइप में कि नहीं। बस मैं रेजोनेंस ट्यूब के यहाँ पे उस पर नहीं जाऊंगा फंक्शनिंग पे कि भाई वो कैसे काम करता है क्या नहीं करता, मैं आपको काम की चीज बताऊंगा कि उस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो
यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, एंड करेक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, हमें जब तक रेडियस ऑफ द पाइप ना दी हो, रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप ना दी हो, तो कोई अपन को एंड करेक्शन की बात ही नहीं करना है। लेकिन अगर हमें रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप दी है तो हमें फिर एंड करेक्शन लेना होगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो एंटी नोड्स बन रहे थे ना ओपन एंड पे, एक्चुअली वो ओपन एंड पे तो बनते हैं लेकिन ओपन एंड से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपन अगर क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें तो हमारा एंटी नोड यहाँ बनना चाहिए था जस्ट, लेकिन यहाँ नहीं बनता है, थोड़ा सा आगे बनता है। कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है, स्मॉल ई। तो याद रखना हमारी जो लेंथ यहाँ पे होती है वो क्लोज ऑर्गन पाइप की अब एल नहीं होगी, एल प्लस ई होगी। अब ई क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, तो एल प्लस ई होगी। क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या हो जाएगी, उसमें दोनों तरफ एंटी नोड बनते हैं तो एल प्लस 2ई हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल का मोमेंटम है ना, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन होना है, तो ये क्या होता है ना कि मोमेंटम तुरंत तो जीरो हो नहीं सकता है, थोड़े आगे जाके एंटी नोड बनता है हमारे पास। इतना याद रखो, कितना डिस्टेंस आगे जाके बनता है ई। और ये सिर्फ कब होता है, ओपन एंड पे होता है, एंटी नोड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंटी नोड पे तो आपको पता है यहाँ से बंद है तो यहाँ तो एयर मॉलिक्यूल का मोशन बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अपन लेंथ जो एल है, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो उसको एल प्लस ई लेंगे, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो एल प्लस 2ई लेंगे। लेंथ को अब एल इफेक्टिव कर लेंगे और एल प्लस 2ई लेंगे। और ई कितना होता है, ये होता है 0.6 इंटू आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप। अभी अपन इसको कैलकुलेट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। तो 0.6 आर होती है, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। अगर आपको रेडियस ऑफ द पाइप नहीं दी है तो एंड करेक्शन की आपको बात ही नहीं करना। तो लेंथ आप एल ना लेके एल प्लस ई लेंगे इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, और एल प्लस 2 लेंगे इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है अप्रोक्सीमेट, और डायमीटर 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 5 सेंटीमीटर समझ गए होंगे कितना होता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये है, इसमें अपन पानी के लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मान लो पहले अपन क्या करते हैं, इसको पानी, अच्छा ये इसका काम क्या है, इसका काम है स्पीड कैलकुलेट करना साउंड की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब लैब का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर। अगर उस टेम्परेचर पर हम स्पीड कैलकुलेट कर लें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमको रेजोनेंस ट्यूब चाहिए और उसका सेटअप चाहिए, और साथ ही साथ एक ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी को ऊपर तक भर लेते हैं, सब अच्छे से सुनेंगे है ना। पानी को भर लिया पूरा ऊपर तक, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोज ऑर्गन पाइप हो जाएगा ऑफ लेंथ 0। अब इसकी लेंथ 0 है क्योंकि यहाँ पे एयर के वाइब्रेशंस के लिए जगह ही नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लाते हैं और इसको टक से मारते हैं, तो इसमें से साउंड निकलेगा एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का, मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है। इसको अपन बजाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, धीरे धीरे पानी का लेवल कम करते जाते हैं, पानी का लेवल कम करते जाते हैं और साउंड को सुनते हैं। पानी का लेवल जैसे जैसे आप कम करोगे तो एक इंस्टेंट पर आपको साउंड अचानक से तेज सुनाई देगा, आप वहां पे रुक जाएंगे। तो मान लो आपको पहली बार जब तेज साउंड सुनाई दिया, तेज साउंड इसलिए सुनाई दिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी, जिसके कारण रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के कारण हमें साउंड तेज सुनाई देगा, ठीक है। चलो मैं पहले कैमरा देख लूं भाई, हाँ चल रहा है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे अपन रुक जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाजू में स्केल लगा रहता है, लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आने की वजह से अपन को पहली बार फ्रीक्वेंसी तेज सुनाई दी, साउंड तेज सुनाई दिया, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, L1 बराबर क्या लिख लेंगे, L1 बराबर λ/4 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बनेगा, हम अभी देखते हुए आए हैं। फर्स्ट मोड में क्या होता है, L1 बराबर λ/4 होता है, ठीक है, समझ लो बात को। फिर क्या करेंगे, फिर पानी का लेवल कम करते जाएंगे और फिर साउंड दूसरी बार तेज सुनाई देगा। तो ये लेंथ को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना L1 लेंथ का, ठीक है। फिर हम दूसरी बार फिर से L2 कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब वहां पे स्केल लगा रहता है उससे देख लेते हैं। तो L2 कितना आएगा, L2 आएगा 3 λ/4। अगर हम एंड करेक्शन को कंसीडर करें तो प्लस ई लिखेंगे, क्योंकि एक जगह हमारा यहाँ ये ओपन एंड इसलिए प्लस ई कर लेंगे, यहाँ पे प्लस ई कर लेंगे। लेंथ हमारी L1 प्लस ई होगी, यहाँ पे L2 प्लस ई होगी, ये आ गया। अब कभी कभी ऐसा भी आता है सवाल में कि दूसरी बार बच्चा नहीं सुन पाया, वो तीसरी बार में सुन पाया, कोई दिक्कत नहीं। अगर तीसरी बार में सुन पाया तो सेकंड मोड को ना लेके थर्ड मोड की वेवलेंथ लिख लेंगे और उस लेंथ को उसके बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। फर्स्ट मोड को नहीं सुन पाया, सेकंड बार सुन पाया, थर्ड बार सुन पाया, तो सेकंड फिर वहां पे L1 = 3 λ/4 लेंगे। फिर अपन को पता है कैसे बनेगा, यहाँ पे आप बनाना तो आप जान ही गए होंगे ऐसे, ठीक है। फिर अपन इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, लेंथ
लैम्डा के टर्म्स में कितनी होगी और लेंथ के बराबर रख देते हैं, है ना, ये पता है हमें कितना होता है, ये लैम्डा बाय 2 होता है और यहाँ से लैम्डा बाय 4 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और वहां पे क्या करेंगे, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 जोड़ेंगे तो 5 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, मतलब तीसरी बार साउंड कब सुनाई देगा, जब हमारा L3 5 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप समझ रहे हो चीजों। तो ये सुन लिया। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास L1 है L2 है, अपन क्या करते हैं इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या मिला देखो, L2 माइनस L1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 करेंगे तो 2 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा कितना मिल जाएगा 2L2 माइनस L1। एंड करेक्शन नहीं भी लोगे तो भी आपको डिफरेंशिएट, जब आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क न्यू है और मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड v है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क है ना, L2 माइनस L1। तो यहाँ की स्पीड ये किस टेम्परेचर पे है, ए है एट टी टेम्परेचर पे। टी टेम्परेचर मतलब कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है, जो लैब का टेम्परेचर है, जिस रूम में आप कर रहे हो उस टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है तो हमें पता है कि 1 डिग्री राइज करने पर जो वेलोसिटी ऑफ 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, तो अगर हमें 0 पे निकालना होगा ना तो हम क्या करेंगे, जो भी आएगा Vt माइनस 0.61 इंटू कैपिटल टी, टी वो टेम्परेचर है, क्योंकि मान लो 10 डिग्री पे इतनी है तो बताओ 0 डिग्री पे कितनी होगी, तो 6.1 कम कर देना है आपको, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री राइज से कितना बढ़ता है 0.61, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा Vt माइनस 0.61 इंटू टी, टी क्या है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने इस स्पीड को मेजर किया है, इतना आप समझ रहे हो। तो रेजोनेंस ट्यूब के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ गया, एट रूम टेम्परेचर पे करके उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके। मैंने ये बता दिया कि सेकंड टाइम नहीं सुन पाया, थर्ड टाइम सुन पाएगा तो L2 प्लस ई, आप यहाँ पे 5 लैम्डा बाय 4 लिखोगे, फिर वो कर लोगे, और यहाँ से आप एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने जो लैम्डा की वैल्यू निकाली है, इस लैम्डा को आप यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे आपको एंड करेक्शन भी पता चल जाएगा। तो एंड करेक्शन कितना आता है, आप जब रखेंगे तो कितना आता है, L2 माइनस 3L1 अपॉन 4 नहीं अपॉन 2, ये हमारा एंड करेक्शन की वैल्यू आता है। और यही अप्रोक्सीमेट हमने देखा 0.6 आर के आसपास होती है, इसलिए फिर हमने वो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि 0.6 आर, तो वो एक्सपेरिमेंटल निकाला गया था कि एंड करेक्शन होता कितना, 0.6 आर होता है। हो गया रेजोनेंस ट्यूब आपको क्लियर, समझ में आ गया, कैसे सवाल बनेंगे, बना लोगे इसके सवाल सब बन जाएंगे आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड, ठीक है। चलो तो भैया फर्स्ट मोड की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये आप लिख लो अपने मन से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मोड की अगर बात करें तो ऐसा बनेगा, एक चीज याद रखें, जहां पे आप प्लग्ड करते हैं वहां पे एंटी नोड बनता है और जहां पे आप टच करते हैं वहां पे नोड बनता है, ठीक है। तो नोड और एंटी नोड अगर अलग अलग जगह में बनेंगे तो अलग अलग वो अपने मोड ऑफ वाइब्रेशन में होगी, जिसके कारण अपन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, समझ में आ गई बात को। तो यही रीजन होता है कि जब आप गिटार बजाते हो तो आप कहीं अलग जगह पे टच करते हो, प्लग्ड अलग जगह पे करते हो तो आपको अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं। आपने गिटार बजाया हो तो आपको पता भी होगा। तो फर्स्ट मोड के लिए, तो फर्स्ट मोड के लिए यहाँ पे क्या नोट, यहाँ पे क्या नोट, ये कितना आ जाएगा, नोट टू नोट डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो L बराबर यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, याद रखेंगे यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी V अपॉन लैम्डा, तो कितनी आ जाएगी V अपॉन 2L। अच्छा यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में हमें पता है कि V इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर T बाय म्यू। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है 1/2L T बाय, समझ रहे बात को। तो ये याद रखना है यहाँ पे T बाय म्यू। और अभी अच्छे सवाल मैं बताऊंगा, उसमें क्या करता है वो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव दे देता है, वहां से पहले वो V निकलवाता है, V निकालने के बाद फिर आपसे टेंशन निकलवा सकता है। तो V कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन W अपॉन K आता है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X, अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल लास्ट में कुछ, तो आप देख लो। अब हमें बाद में आना तो nth मोड पे, ये तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हो जाएगी देखो NV अपॉन 2L, ये हो जाएगी। दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, याद रखेंगे, एंड n-1 ओवर टोन,
सेम टू सेम कैसी है, ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा है, ओपन ऑर्गन पाइप और इसका सेम टू सेम होता है, स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड, सेम टू सेम होता है, देख लो। तो यहाँ पे लेकिन याद रखिए यहाँ पे v को आप अंडर रूट टी बाई म्यू लिख सकते हो, वहां पे आप v को क्या लिख सकते हो, अगर आपने बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है गैस का और डेंसिटी दी हुई है तो अपन वहां पे गामा पी अपॉन रूट ओवर लिख सकते हो, और यहाँ पे टी बाई म्यू लिख सकते हो, रूट ओवर। समझ में आई बात को। अब टी बाई म्यू लिख सकते हो, और म्यू क्या हो सकता है, अगर आपको डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग दी है और रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग की दी है तो आपको रो इनटू ये होता है। इसके लिए आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखना पड़ेगा जहां पे हमने स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पढ़ा था, तो वहां से रिलेट किया जा सकता है यहाँ पे, और इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात को। अच्छा मुझे एक चीज और याद आई, वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अपन ने ऑर्गन पाइप पढ़ा था ना, ऑर्गन पाइप में अपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी ना, कितनी पढ़ी थी हमने, देखो अरे nth मोड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो 2, अगर अपन ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं तो अपन ने पढ़ा था 2L प्लस 1.6R। ये कब लिखूंगा मैं ऐसे, बताओ ये कब लिखूंगा, जब हमें रेडियस दिया हुआ है, एंड करेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो लेंथ हो गई प्लस 1.6R, ओपन ऑर्गन पाइप है तो दो बार 0.6 इंटू 0.6, सॉरी 0.6 प्लस 0.6 टू 1.2R हो जाएगा ना, 1.6 तो आप यहाँ से देखो अगर R ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, या ऐसा देखो R कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मतलब पाइप की पिच क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब साउंड की पिच ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी मतलब पतलापन ज्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो नैरोअर पाइप होते हैं, नैरोअर पाइप मतलब जिनकी रेडियस कम होती है उनसे जो साउंड निकलता है वो बहुत पतला साउंड निकलता है, मतलब क्यों, ये उसका रीजन है। समझ में आ रही। क्लोज वाला पाइप में भी ऐसे ही होगा, बस वहां पे 0.6R आ जाएगा। R क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता था कि जितना नैरोअर पाइप होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ज्यादा होगी, पिच उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू पिच और पिच इज प्रोपोर्शनल टू पतलापन ऑफ द आवाज, मतलब उनकी उतनी पतली आवाज होगी। तो नैरोअर पाइप की पतली आवाज होती है, ठीक है। चलो इससे लेना देना कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे n कभी कभी ना नंबर ऑफ लूप भी हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ लूप भी। अगर 5 लूप बन रहे हैं मतलब वो अपनी फिफ्थ हार्मोनिक में है वो स्ट्रिंग, है ना, वो अपने फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। 6 बन रहे हैं तो वो अपने 6 मोड ऑफ वाइब्रेशन में है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 ओवरटोन तो n-1 को 6 रख दो तो n बराबर 7 आ जाएगा, 7 रख देना। 7th हार्मोनिक जो होगा वो 6 ओवरटोन होगा यहाँ पे। अब ये सब आपको क्लियर हो गया हुआ है, फॉर्मूले याद रखो, बल्ले बल्ले है, यहाँ पे कोई एंड करेक्शन नहीं लेना है, यहाँ पे लेंथ हमेशा L ही रहेगी। इसके अलावा और कुछ बताने लायक है क्या इसमें, नहीं, और कुछ बताने लायक नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब तो मैंने अभी आपको थ्योरी पार्ट कवर कर दिया। अच्छा इसमें बहुत सारे लॉ ऑफ टेंशन होता है, लॉ ऑफ रेडियस होता है, तो कुछ नहीं है, टेंशन के क्या हो जाएगा, अगर एल और म्यू फिक्स है तो अपन बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके सोनोमीटर में करते वो सब सवाल बन जाएंगे आपको। अगर आपको इसके बाद रिलेट करते आता है जो हमने पहले पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे अच्छे करा हुआ, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास करने के लिए, 3 सक्सेसिव ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप आर। हमें किसी ऑर्गन पाइप की सक्सेसिव ओवरटोन दी गई है, मतलब ओवरटोन के बारे में बताया गया है। कौन कौन क्या क्या है, 360, उसके बाद फिर कौन सी ओवरटोन है 600, फिर कौन सी है भैया 840। अब हमसे ये पूछा गया है कि नेचर ऑफ पाइप, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा। अच्छा पाइप में याद रखना जहां पे प्रेशर का एंटी नोड, सॉरी जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है वहां पे प्रेशर वेव का एंटी नोड होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया और आज भी बताया पहले जब अपन स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब ऐसा सवाल है, हमने पूछा नेचर ऑफ द पाइप, मतलब पाइप कौन सा ओपन है कि क्लोज ऑर्गन पाइप, और दूसरा ये पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एक बार पता चल जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप है कि क्लोज ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी भाई। समझ रहे हो बात को। तो क्या करें तो अपन क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, मैं ऐसे करता हूँ आप तो वैसे करें, डिफरेंस लें इनका। तो इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 240, और इनका डिफरेंस भी 240। तो क्या करना फिर इसमें से 240 को माइनस करना, और जब तक करना जब तक कि आपको एक मिनिमम पॉजिटिव नंबर मिले, 0 से नीचे नहीं जाना। तो एक बार 240 माइनस करो तो 120 आएगा। अब इसमें से अगर मान लो आपने 240 और माइनस कर दे तो -120, मतलब वहां नहीं जाना है। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या कहलाएगी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे 120 हर्ट्ज है, फिर उसके बाद क्या है 360 है,
फिर उसके बाद क्या है 600 है, फिर उसके बाद क्या है 840 है। बेटा यहाँ पे आप देखो 120 के ऑड मल्टीपल्स मतलब ये 3 है, फिर 5 टाइम्स 120 में 3 का मल्टीप्लाई करो 360 आएगा, 120 में 5 मल्टीप्लाई करो 600 आएगा 7। तो यहाँ पे ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, सिर्फ फंडामेंटल की जो हमारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है ऐसा बोलना चाहिए। ऑड हार्मोनिक्स अगर प्रेजेंट है तो हमारा पाइप कैसा होगा, क्लोज वारेंट पाइप, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, कितनी होगी 120। तो दिस इज अ क्लोज वारेंट पाइप हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 120। डिफरेंस लो बस, और कुछ मत करो, मजे लो, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपसे बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो एक दो सवाल और कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया। देखो 2 मिनट मुझे टाइम देना, ठीक है। चलो एक नीट 2016 में आया, मैं इसको कराऊंगा नहीं, बस पढ़ दे रहा हूं, आप खुद करोगे। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो मुझे बताओ n-1 ओवरटोन क्या थी, पहले अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सेकेंड ओवरटोन की। तो n-1 ओवरटोन ओपन की बात हो रही है, तो क्या थी nV/2L। मुझे जैसे याद है ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें किसकी बात कर रहा था, सेकंड ओवरटोन, मतलब अपन को क्या करना है n-1 ओवरटोन है तो n-1 की जगह 2 रख देना, तो n बराबर 3 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 3V/2LO। तो ये हो गया सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्या बोल रहा है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस, सब बात एक ही है, द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन है जो क्लोज ऑर्गन पाइप की, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसके सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो भैया अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3V/4LC होगा, ये होगा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। निकाल लोगे ना फर्स्ट और ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब 3V/4LC इक्वल टू 3V/2LO। VV कट गया, 3 कट गया। अब हमें क्या दिया है, और क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ L है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ L है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी, तो ये कट गया 2, तो 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप की 2L होगी। समझ गया बात को, तो ऐसे आप कर लेना। अब उसका ओवरटोन, उसके साथ ये वो बहुत सारे सवाल हैं, नेक्स्ट क्लास में बीट करने वाले हैं, और उसका एप्लीकेशंस है अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, और डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर में भी बीट का यूज होता है, कैसे होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये समझ में आ गया, तो ऐसे करके ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे बनने चाहिए। चलो एक दो और करा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना हो गया पहले एक बार भी देख लेता हूँ, अभी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं। देखो जैसे ये आया, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑक्सीलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है इसकी, 85 सेंटीमीटर है, क्या क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, whose frequencies lie below 1250 हर्ट्ज आर, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसीज कि कितने नेचुरल ऑक्सीलेशंस हो सकते हैं, मतलब कितने यहाँ पे हार्मोनिक्स मिल सकते हैं। आप ऐसा याद रखो कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने हार्मोनिक्स मिल सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम होगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, समझ रहे हो ना, V/4L। V कितना, स्पीड ऑफ साउंड दिया होगा आपको, बिल्कुल दिया है 340, 340/85, 85 मतलब 0.85। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 85 170, इसको पहले हटा लो भाई, तो 2 0 आ जाएंगे, ए 400, सही है ना, हाँ 170। अच्छा 4 भी तो है यार, तो 4 से फिर जाएगा तो 100। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब पहली मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इससे मिलेगी वो 100 मिलेगी। फिर कितनी मिलेगी, क्लोज ऑर्गन पाइप है तो 100 के बाद फिर 300, फिर 500, फिर 700,
फिर 900 ऑड मल्टीपल्स होंगे ना, समझ रहे हो ना बात को। तो 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 नहीं लेंगे क्योंकि वो 1250 से ऊपर चला जाएगा। अगर 1250 से ऊपर चला जाएगा तो अपन फिर 1300 नहीं लेंगे। तो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। अगर वो नंबर ओवरटोन पूछता तो ओवरटोन ये नहीं होता है, 1 2 3 4 5, ओवरटोन 5 आएंगे और नेचुरल ऑक्सीलेशंस ऑफ एयर कॉलम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आंसर जाएगा। अगर नेचुरल ऑक्सीलेशंस की बात हो रही है एयर कॉलम के कितने नेचुरल ऑक्सीलेशंस होंगे तो 6 होंगे। और अगर ये होता कि नंबर ऑफ ओवरटोन कितने मिलेंगे तो आंसर 5 होता। समझ गए होगे। अच्छा, इसमें ये भी बोल सकता है कि एक पर्सन कितने ओवरटोन को सुन सकता है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। या पर्सन कितनी फ्रीक्वेंसीज के साउंड सुन सकता है, समझ रहे हो बात को। तो आप क्या करोगे, हमें पता है एक पर्सन की एबिलिटी कितनी होती है, वो कितने हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। तो वो सुन सकता है 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा एक पर्सन नहीं सुन सकता है। तो अपन यहाँ पे वो सभी फ्रीक्वेंसीज लेंगे जो कि अपन को मिलेंगी जिनकी वैल्यू 20,000 हर्ट्ज से कम होगी, 20 किलो हर्ट्ज से कम होगी। तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, फिर बहुत सारी आ जाएंगी। तो अपन 1100 पे जाए, अपन को 19 मतलब 20,000 से नीचे नीचे की बात करनी तो बहुत सारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जो वो सुन सकता है। तो ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, क्योंकि फिर इसमें भी आपका नॉलेज यूज हो जाएगा कि आपको ये पता है कि नहीं कि भैया ये आपको पता है कि नहीं कि एक पर्सन कितने फ्रीक्वेंसी तक का साउंड सुन सकता है, ठीक है। चलो, तो ये भी हो जाएगा फिर। और फिर एक और सवाल मुझे कराना है अच्छा वाला। देखो, जैसे ऐसा आपसे पूछ ले, ऐसे भी सवाल अपन से पूछ सकता है, वो भी अपन देख लेते हैं भाई। मैं पढ़ दे रहा हूं। स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी हम स्ट्रिंग की दी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसको केजी पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा यूनिट में कर लेना, वो तुम्हारा काम है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ए साइन 120 पाई टी कॉस 2 पाई 15x, वेयर x इज इन सेंटीमीटर्स, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप स्पीड ऑफ वेव निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं, ओमेगा अपॉन के। तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 120 पाई, और कोफिशिएंट ऑफ के कितना है, 2 पाई बाय 5। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है x, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, पाई पाई उड़ गया, 600/2 मतलब कितना आएगा, 300 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ वेव, उसको टी बाई म्यू के बराबर लिख देना। तो म्यू आपको दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, टी निकाल लेना। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट कर लेना आप, तो आपको टेंशन पता चल जाएगी। तो ऐसा सवाल आप में बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा आपको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हो और ये पूछ ले डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स क्या होगा, तो मैं पता है एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होता है। एंटी नोड्स और नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। लैम्डा कैसे निकालोगे, के निकाल लोगे। के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा के होगा, के को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा। तो वहां से लैम्डा निकल जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलो 1-2 सवाल और करेंगे फिर खत्म करेंगे। देखो, अ स्ट्रिंग विथ अ मास डेंसिटी, अपन को मास डेंसिटी दी गई है, फिर से इज अंडर अ टेंशन, टेंशन दिया गया स्ट्रिंग में, मास डेंसिटी दी गई है, ये दिया गया, ये दिया गया है, ठीक है। एंड इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड, ठीक है। एक स्ट्रिंग हो गई जो कि फिक्स्ड है बोथ द एंड पे, ठीक है। ये हो गई भैया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो इससे जो साउंड मिलेगा वो उस पर भी डिपेंड करता है इसमें स्पीड क्या है, और स्पीड किस पे डिपेंड करती है कि इसमें टेंशन कितनी है। इसलिए आप जब गिटार को बजाते हैं तो आप देखोगे स्ट्रिंग में अगर आप टेंशन ज़्यादा कर देंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी अपन को साउंड निकल आता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, कम कर देंगे। पतले वायर को अगर आप प्लग्ड करेंगे तो अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड मिलेगा, थिक वायर को अगर आप प्लग्ड करेंगे तो अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड मिलेगा, क्योंकि वो मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ऐसा होता भी है, ठीक है। फिर मैं क्या बता रहा था, हाँ, वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 375, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसकी 375 है। द नेक्स्ट हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 450, और नेक्स्ट हायर जो है वो 450 है, मतलब पहले ये है फिर ये। मैंने वही बताया, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 375, 75 का, फिर इसमें से 75 का डिफरेंस करोगे तो 300, फिर इसमें से 75 का डिफरेंस करोगे तो 75 ही होगा ना,
50 बचे, हाँ 75, और फिर यहाँ पे डिफरेंस करोगे 75 का तो इतना, फिर 75 का करोगे तो 225, फिर 75 का करोगे तो 150, फिर 75 का करोगे तो 75। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि आप करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख लेंगे, 75 इक्वल टू आप क्या कर लेंगे 1/2L, टी बाई म्यू होता है ना, टी बाई म्यू। यहाँ पे v/2L होता है। v क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। टी दिया है, म्यू दिया है, तो ये निकल गया 75, यहाँ से L निकल जाएगा, L निकल जाएगा। और कैलकुलेट क्या करना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी थी, कुछ और फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग। मास ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपको कैलकुलेट करना था तो आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है, आपने लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना मास पर यूनिट लेंथ में, तो आपको मास ऑफ द लेंथ पता चल जाएगा, मास ऑफ द स्ट्रिंग पता चल जाएगा। अच्छा, आपसे भी पूछ सकता था, ये बताओ जो दिया है कौन सा ओवरटोन है या कौन सी हार्मोनिक है, तो ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हार्मोनिक है और फोर्थ ओवरटोन है। ये क्या है आपका, ये आपका 6 हार्मोनिक है और 5th ओवरटोन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सवालों को बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और कराऊंगा लास्ट, फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म। अच्छा, एक और देख लो, इसको जल्दी से बता दे रहा हूं, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो क्या है, अ सेकंड हार्मोनिक हैज टू बी जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग। सेकंड हार्मोनिक को जनरेट करना है एक स्ट्रिंग में, व्हिच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। सेकंड हार्मोनिक मतलब नंबर ऑफ लूप के बराबर, मतलब ऐसा। इसको अपन को एक स्ट्रिंग में ऐसी स्टैंडिंग वेव बनानी है। अ सेकंड हार्मोनिक हैज टू बी जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। ये दो रिजिड सपोर्ट हो गए, बहुत बढ़िया। द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैज टू बी प्लग्ड एंड टच्ड, कहाँ पे इसको प्लग्ड करना चाहिए, कहाँ पे इसको टच करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था टच करने से नोट बनता है, तो यहाँ पे हमें टच करना चाहिए और यहाँ पे प्लग्ड करना चाहिए, एंटी नोट बनेगा यहाँ पे, या यहाँ प्लग्ड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लेंथ की बात करें तो हमें प्लग्ड करना चाहिए L/4 पे, टच करना चाहिए L/2 पे, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें प्लग्ड करना चाहिए 3L/4 पे, 3L/4 होगा, और हमें टच करना चाहिए, कहाँ पे टच करना चाहिए L/2 पे। तो टच करना है L/2 पे और प्लग्ड करना है आपको या तो L/4 पे या तो 3L/4 पे। आप कहीं पे भी प्लग्ड कर सकते हो, ऑप्शन में एक ही दिया होगा। तो आंसर जाएगा इसका टच है L/2 एंड प्लग्ड एट L/4। इतना क्लियर हो गया। चलो एक और करा देता हूँ, लास्ट सवाल है जो कि आज का। और बाकी तो यार बच्चों बना ही लेना सवाल, मैंने आपको बता ही दिए किस टाइप के पूछ सकते हैं, कहाँ लॉजिक है, कहाँ क्या है, ये सब आपसे बन ही जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट करा देता हूँ। अब वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक वेव है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे k और ओमेगा के साइन अपोजिट है। ठीक है, इज सुपर इम्पोज्ड विद अनदर वेव टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव बनानी, दूसरी वेव भी है, उसके साथ इसको सुपर इम्पोज करके स्टेशनरी वेव बनानी है। टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव सच दैट द पॉइंट एट x इक्वल टू 0 इज अ नोड, मतलब x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिले, नोड मिले। नोड मिलने का मतलब क्या होता है तो बताओ, कि इसका डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो, पार्टिकल का 0 हो। नोड पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या हो, 0 हो, यही होता है। और एंटीनोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अपन को दूसरी वेव क्या हो जिससे कि रिजल्टेंट हमारा 0 आ जाए, हमको ये देखना है। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में से पुट करेंगे, ऑप्शन मतलब ऑप्शन में से चेक करते जाएंगे। अपन क्या करेंगे, y1 मान लेंगे, y1 प्लस y2, यहाँ पे अपन को yr 0 मिलना चाहिए, कब, x इक्वल टू 0 पे। तो पहले तो x इक्वल टू 0 इसमें रखो, तो क्या मिला, ये a साइन माइनस ओमेगा टी, माइनस बाहर आ जाएगा ओमेगा टी, तो ये आ गया अपना y1 कितना आएगा, माइनस a साइन ओमेगा टी। अब अपन ऑप्शन में से चेक करेंगे कि हमें ऐसी वेव चाहिए जिसमें x इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें क्या मिले, प्लस a साइन ओमेगा टी मिले। तो आप ऑप्शन में से चेक करते जाएंगे किस ऑप्शन में x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये मिल रहा है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें अगर आप देखो एक ऑप्शन ये भी दिया है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसमें रखो तो यार x को 0 रखो, तो x को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, a sin ओमेगा t, और हमको ये तो चाहिए a sin ओमेगा t, कब चाहिए, x इक्वल टू 0 पे। अब रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा तो x इक्वल टू 0 पे नोड मिल जाएगा। अगर ये पूछा होता है x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड मिले, तो अपना जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो t2a होता है, तो फिर अपन यहाँ पे इसको मतलब जो a है वही a भी होना चाहिए, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता।
तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में अपन ये देखेंगे कि बीट कैसे बनती है। जब दो वेव होती है उनके बीच में स्लाइटली डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसीज में, जब अपन उनको सुपर इम्पोज कर जाते हैं ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन तो हमें बीट वहाँ पे मिलती है। बीट क्या होता है उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे, साथ ही साथ डॉपलर इफेक्ट भी देखेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया वो ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड। वो नहीं पढ़ना आपको कि फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड, नहीं वो नहीं पढ़ना है। ओपन ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन पाइप, एंड करेक्शन, रेजोनेंस ट्यूब, सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी आई होप बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।